दीवानापन एपिसोड 135। अब आगे। भावना बिल्कुल शॉक्ड हो गई और दूसरे ही पल बोली, रिधान, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तन्वी की बीवी यानी मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे साथ क्या करोगे? तुम्हें शर्म नहीं है ये बात बोलते हुए? तभी रिधान गुस्से से पागल होते हुए बोला, तो मैं क्या करूँ मॉम? आखिर आप सब मुझे समझते क्यों नहीं हैं? न आप समझती हैं, न डैड मुझे समझते हैं, और न ही वो लड़की मुझे समझती है। सबने मुझे पागल बनाकर रख दिया है। पहले आपने उसे मुझसे दूर करने की कोशिश की, फिर आप खुद मुझे छोड़कर चली गईं। क्या मैं प्यार डिजर्व नहीं करता? क्या मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं हैं? क्या उसे कुछ समझ नहीं आता? और मुझे अच्छे से पता है, इस बार डेट नहीं, कुछ न कुछ किया है आपने। इसलिए डेट बताए मुझे, क्या किया है आपने? ये सब सुनकर तन्मय आगे बढ़े और तुरंत रिधान को अपने सीने से लगा लिया। आज उन्हें पहली बार एहसास हो रहा था कि उनका बेटा वाकई कहीं न कहीं परेशान हो चुका था, और वो शायद उनकी वजह से ही हुआ था। वो अपने बेटे को उस तरह से प्यार नहीं दे पाए, जिस तरह से एक बाप को अपने बेटे को देना चाहिए था। तन्मय उसे अपने सीने से लगाकर उसे शांत करते हुए बोले, शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं जन्नत के बारे में कुछ नहीं जानता, पर तुम फिक्र मत करो, मैं उसके बारे में पता लगाता हूँ, वो कहीं नहीं गई होगी। तभी भावना की आंखों से भी आंसू निकल आए। वो भी तुरंत रिधान के हाथ को पकड़कर बोली, हाँ बेटा, तुम फिक्र मत करो, हम जन्नत के बारे में पता लगाएंगे, और सच कह रही हूँ, मैं इस बार जन्नत से कुछ भी नहीं कहा, मुझे खुद भी एहसास नहीं कि वो अचानक से कहाँ चली गई। क्या आखिरी बार तुम दोनों के बीच कोई बात या बहस हुई थी? रिधान उन दोनों की बात सुन गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, हम दोनों के बीच कोई बहस नहीं हुई थी, लेकिन वो जहाँ कहीं भी गई होगी, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे इसकी सजा मिलेगी। तभी भावना ने कहा, तुम हर एक चीज में उसे सजा क्यों देते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो इन सब की वजह से ही तुमसे दूर चली गई होगी? तुम्हें अब सब कुछ सोच समझ कर करना होगा, तुम उसके पति बन चुके हो। अगर तुम हर एक बात में उसे टॉर्चर करोगे, उसे सजा दोगे, उस प्यार से पेश नहीं आओगे, तो वो हमेशा तुमसे दूर ही जाएगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सुनकर रिधान गुस्से से बोला, तो वो मुझे अंडरएस्टिमेट क्यों करती है? क्यों मुझे छोड़कर चली जाती है? क्या उसे मेरा प्यार दिखाई नहीं देता? क्या उसे समझ नहीं आता कि मैं कितना ज्यादा पागल हो चुका हूँ उसके लिए? भावना एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें अच्छे से पता था कि उनका बेटा वाकई जन्नत के लिए बिल्कुल पागल था, और वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे। तभी तन्मय गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जन्नत के बारे में पता लगाता हूँ। ये सुनकर गुस्से से रिधान बाहर जाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी को खुद ढूंढ लूंगा। ये कहकर वो चला गया और इधर तन्मय और भावना एक दूसरे को देखने लगे। तभी भावना ने कहा, जन्नत कहाँ गई हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी तन्मय वहां से जाते हुए बोले, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी उसके बारे में पता लगाने जा रहा हूँ। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर इस वक्त रमन लेटा हुआ था, और रमन के हाथ को पकड़कर जन्नत थी, जो जल्दबाजी के साथ अस्पताल के अंदर चल रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और रमन अपनी आंखें बंद किए लंबी लंबी सांस ले रहा था। तभी जन्नत रोते हुए बोली, प्लीज जाकर खोलिए, आपको कुछ नहीं हो सकता, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज जाकर खोलिए। आज तक मुझे अपने असली डैडी का प्यार नहीं मिला, और जब मुझे पता चला कि आप मेरा असली डैडी हो, तो आपको ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते, आपको कुछ नहीं होने दूंगी, प्लीज आप जाकर खोलिए। लेकिन रमन काफी लंबी लंबी सांस ले रहा था। तभी इमरजेंसी वार्ड के अंदर रमन को ले जाया जाने लगा। जन्नत भी उसके साथ जाने लगी, तो डॉक्टर ने उसे मना करते हुए कहा, आप अंदर नहीं जा सकती, प्लीज आप बाहर ही रुकिए। जन्नत की आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसने तुरंत कहा, नहीं, मुझे जाना है, वो मेरे डैडी हैं, उन्हें क्या हुआ है? मुझे उनके साथ जाना है, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। पर तभी डॉक्टर ने कहा, जी नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती, और हमें पहले उनका चेकअप करने दीजिए, उसके बाद हम बता पाएंगे कि उन्हें क्या हुआ है। ये कहकर उन्होंने इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा बंद कर दिया और जन्नत बाहर खड़ी रह गई। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे और वो खुद से बोली, अगर आज डैडी को कुछ हुआ, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से लगातार मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो मुझे कुछ बताना चाह रहे थे, पर एक मैं ही थी जो उनसे नाराज होकर बैठी थी। और अब अगर उन्हें कुछ हुआ, तो मैं क्या करूंगी? नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, वो मेरे डैडी हैं, मैं उनका खून हूँ।
असलियत में वही मेरा परिवार है। दुनिया मुझे पता नहीं किस किस नाम से बुलाती है। जब से उन्हें पता चला कि मैं सूर्यवंशी खानदान की बेटी नहीं हूँ, तब से वो मुझे अलग नजरिए से देखते थे। लेकिन जब से मुझे पता चला कि रमन अंकल ही मेरे डैड थे, तब से मुझे कुछ सुकून सा मिल गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल गई, पर अब मैं अपने डैडी को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। ये कहकर वो रोने लगी। तभी उसका फोन फिर से बज उठा। लगातार उसका फोन बज रहा था, पर इस बार जब उसने कॉल देखा तो गुस्से के साथ बोली, रिधान आकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं इनसे बात नहीं करना चाहती, तो ये क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ते? ये कहकर उसने इस बार फोन को ही स्विच ऑफ कर दिया और जाकर बेंच पर बैठ गई। इस वक्त उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। पर तभी वहां सारांश जल्दबाजी के साथ आया और बोला, व्हाट हैपन? क्या हुआ है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब कुछ ठीक है ना? तभी जन्नत तुरंत सारांश के सीने से लगकर बोली, सारांश भाई, मेरे डैडी को अचानक से पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे पास आपके अलावा और कोई ऐसा नहीं बचा जिसके ऊपर मैं यकीन कर सकूं। इसलिए मुझे आपको बुलाना पड़ा। प्लीज डॉक्टर से बात कीजिए, वो मुझे कुछ पता नहीं रहा है। तभी सारांश ने उसे चुप कराते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ, अंकल को कुछ नहीं होगा, मैं अभी डॉक्टर से बात करता हूँ, तब तक तुम मेरा इंतजार करो। ये कहकर सारांश सीधे डॉक्टर की तरफ बढ़ गया। तो वही जन्नत वापस से बैठ गई। सारांश के आने की वजह से उसे कुछ सुकून मिल रहा था। वो इस वक्त सिर्फ शराब की हेल्प ले सकती थी, क्योंकि वो अभी भी भावना और तन्मय से इस बात के लिए नाराज थी कि उन्होंने रमन की सच्चाई उसे नहीं बताई थी, और वो रिधान से तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेना चाहती थी। वो वहीं पर बैठी सराज के वापस आने का इंतजार करने लगी। पर तभी एक भारी आवाज उसके कान में गई, तुम्हें क्या लगा, तुम फोन स्विच ऑफ कर दो तो मुझसे बचकर निकल जाओगी? शायद तुम्हें पता नहीं है, रिधान सूर्यवंशी नाम है मेरा, मैं तुम्हें जहन्नम से भी ढूंढ कर निकालूंगा। वो रिधान की आवाज सुनते ही जन्नत के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो तुरंत गेट की तरफ देखने लगी, जहां रिधान गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। रिधान को देखकर जन्नत ने दांत पीसते हुए कहा, रिधान अभी के अभी यहाँ से चले जाए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। पर तभी रिधान ने उसे बाजू से पकड़कर कहा, आखिर क्यों मुझे इस तरह तुम परेशान करती हो? क्यों मुझे पागल करती हो? तुम्हें एहसास भी है आधी रात हो रही है और तुम ऐसे घर से बाहर निकाल कर यहाँ हॉस्पिटल आ गई? क्यों किया तुमने ऐसा? सुनकर जन्नत ने रोते हुए कहा, क्या आपको मेरी फिक्र हो रही थी? लेकिन आपको मेरी कब से फिक्र होने लगी? आपको तो हमेशा से सिर्फ खुद की फिक्र थी न? तभी रिधान ने उसके सर को अपने सर से जोड़ा और अपनी आंखें बंद करके गहरी आवाज में बोला, इस वक्त मैं बात नहीं सकता कि तुम्हें अपनी नजरों के सामने सही सलामत देखकर मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें मेरी बातें समझ ही नहीं आएंगी। पर एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें मैं खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। यू आर माई सोल, यू आर माई एवरीथिंग। ये कहकर उसने उसके माथे पर किस किया, तो जन्नत बस उसे देखते ही रह गई। एपिसोड 136। अब आगे। इस वक्त जन्नत काफी ज्यादा हैरान थी। उसे रिधान के यहाँ आने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन रिधान उसके पास आया और गुस्से से उसे देखते हुए बोला, आखिर क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गई? तुम्हें पता भी है, जब से तुम मुझसे दूर गई हो तब से मैं पागल हो गया हूँ। तुम बिन बताए मुझसे दूर कैसे जा सकती हो? तभी जन्नत आगे बढ़ी और रिधान के सीने से लग गई। रिधान का सारा गुस्सा उसी पल गायब हो गया। वो तुरंत उसे कसकर पकड़ते हुए बोला, व्हाट हैपन? क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? तभी जन्नत ने सिसकते हुए कहा, रिधान मेरे डैडी को हार्ट अटैक आया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। अभी अभी तो वो मुझे मिले थे, अभी तो मैंने उनके साथ ठीक से जिंदगी जीना भी शुरू नहीं किया था, और इतनी जल्दी ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रिधान मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। उसकी ये बात सुनकर रिधान ने एक नज़र ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखा और फिर तुरंत उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, बस पहले तुम शांत हो जाओ। तुम इस तरह रो नहीं सकती। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे रोने से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और अंकल को कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ये कहकर वो उसके आंसू साफ करने लगा, लेकिन जन्नत ने सिसकते हुए कहा, नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्हें हार्ट अटैक आया है, और आपको पता है ना कि हार्ट अटैक आने से पेशेंट नहीं बचता। रिधान मेरे डैडी बच तो जाएंगे ना? मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। तभी रिधान ने उसके माथे पर अपने होंठ रखे और उसे स्लॉपी किस करते हुए बोला,
शांत हो जाओ। मैंने कहा ना, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो बिल्कुल सही सलामत और ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर जन्नत बस उसके सीने से लगी रही और सिसकते हुए रोती रही। रिधान उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़े हुए था, लेकिन उसकी नज़र ऑपरेशन थिएटर की तरफ ही थी। तभी वहां पर सारांश आया और बोला, जन्नत, मैं डॉक्टर से बात कर चुका हूं। और लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, उसकी नज़र रिधान पर गई और रिधान की नज़र सारांश पर। रिधान, जो अभी तक शांत हो गया था, सारांश को वहां देखते ही उसकी आंखें फिर से गुस्से से लाल हो गईं। वहीं जन्नत भी तुरंत रिधान से अलग हुई और सारांश से बोली, क्या कहा सारांश भाई? डॉक्टर ने क्या कहा? सारांश ने रिधान को इग्नोर करते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा कि वो उनका ऑपरेशन करेंगे। ये सुनकर जन्नत ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या ऑपरेशन? क्या वो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकते? और क्या ऑपरेशन के बाद पूरी गारंटी है कि वो ठीक हो जाएंगे? ये सुनकर सारांश ने कहा, हाँ बिल्कुल, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। हमने डॉक्टर से बात कर ली है, अब तुम बिल्कुल भी मत घबराओ और टेंशन फ्री हो जाओ। ये सुनकर जन्नत थोड़ा रिलैक्स हुई और बोली, थैंक यू सो मच, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं कैसे संभालती। तभी रिधान ने उसे कमर से पकड़ते हुए कहा, तुम मुझे भी बता सकती थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें एक बार मुझे बताना चाहिए था, मैं खुद यहाँ पर आता। तभी जन्नत ने धीरे से कहा, रिधान, आई एम सो सॉरी। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और आपसे भी मेरी लड़ाई हुई थी, इसलिए मैंने सारांश भाई को बुलाया। ये सुनकर रिधान गुस्से से सारांश को देखने लगा, पर तभी सारांश ने कहा, देखो रिधान, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं जन्नत को अपनी बहन समझता हूँ। फिर चाहे तुम ये बात एक्सेप्ट करो या ना करो, पर मेरी नज़र में वो मेरी छोटी बहन की तरह है। इसलिए प्लीज बात बात पर गुस्सा करना बंद करो और शक करना बंद करो, क्योंकि अगर तुम जन्नत से प्यार करते हो तो तुम उस पर ऐसे शक नहीं कर सकते। तभी गुस्से के साथ रिधान ने कहा, अब मैं अपनी बीवी के पास आ गया हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके जवाब में वो कुछ कहता, उससे पहले ही जन्नत ने कहा, रिधान ठीक कह रहे हैं सारांश भाई, आप रात से ही मेरे साथ हैं और अब तो सुबह भी होने वाली है, आप जा सकते हैं। उधर रिधान मुझे संभाल लेंगे। जन्नत को पता था कि अगर सारांश यहाँ पर रहा तो रिधान और सारांश के बीच पक्का लड़ाई होगी, और उसका दिमाग पहले ही रमन को लेकर परेशान था। वो और ज्यादा उन दोनों की लड़ाई देखकर परेशान नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसके पास एक ही रास्ता था कि वो सारांश को यहाँ से भेज दे। तभी सारांश ने आखिर में कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो वहां से सीधे बाहर निकल गया। इधर गुस्से के साथ रिधान ने कहा, मैं तुमसे नाराज हूँ। ये सुनकर जन्नत रिधान को घूरते हुए बोली, रिधान, क्या ये सही वक्त है आपके नाराज होने का? रिधान गुस्से से बोला, तो तुमने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया था? तुम मुझे बुला सकती थी। बेशक हमारे बीच लड़ाई हुई थी, पर तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो जाता हूँ। अगर मैं नहीं आता तो तुम्हें पता भी चलता कि मैं कितना परेशान होता हूँ। ये कहकर उसने फिर से उसे अपने सीने से लगा लिया। जन्नत ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि रिधान जितना उसे दर्द देता था, उतना ही सुकून भी उसी के पास मिलता था। इसलिए वो बस अपनी आंखें बंद किए उसके सीने से लगी रही। रिधान उसके बालों में हाथ फेरने लगा, लेकिन कुछ ही देर में उसे जन्नत की गर्म सांसें महसूस हुईं। रिधान ने जब ये महसूस किया तो उसने अपना सिर नीचे झुकाया। जन्नत का छोटा सा चेहरा उसके सीने में छुपा हुआ था और वो इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर रिधान हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने उसे अपनी गोद में उठाया तो जन्नत पूरी तरह से उसकी बाहों में समा गई। रिधान उसे लेकर सीधे वहां के एक प्राइवेट केबिन में गया। उसने उसे आराम से सुलाया और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन इस वक्त जन्नत की छोटी सी मुट्ठी उसकी स्लीव्स को पकड़े हुए थी। रिधान एक पल के लिए रुका, फिर पीछे मुड़ा और उसके माथे पर एक हल्की किस करते हुए बोला, आई रियली लव यू। मुझे नहीं पता कब से, पर जब से तुम्हें देखा है तब से आई रियली लव यू। ये कहकर उसने धीरे से उसके लिप्स पर भी पैक किया और वहां से बाहर निकल गया। इधर जन्नत गहरी नींद में थी, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त तन्मय अपने स्टडी रूम में थे। तभी उनका फोन बज उठा। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और जल्दबाजी में कहा, क्या हुआ? क्या पता चला? रमन कहाँ है और जन्नत कहाँ है? क्योंकि वे दोनों ही गायब हैं। मुझे शक है कि कहीं रमन जन्नत को अपने साथ लेकर तो नहीं चला गया।
पर तभी उधर से किसी अनजान व्यक्ति की आवाज आए, सालों पहले तुम्हें बेटा पैदा नहीं हुआ था, बल्कि बेटी पैदा हुई थी। और वो बेटी आज भी जिंदा है। ये सुनते ही तन्मय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दूसरे ही पल बेहद शौक होकर बोला, क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? और कौन हो तुम? कौन बोल रहे हो? तुरंत नंबर चेक करने लगा। वो एक अननोन नंबर था। तन्मय को कुछ समझ नहीं आया। उसका पूरा माइंड ब्लॉक हो गया था। उसके दिमाग में बस उसी इंसान की कही हुई बातें घूम रही थी। तभी उधर से वो इंसान वापस से बोला, बकवास नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर यकीन ना हो कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो कुछ फाइल्स और डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। उन्हें देख लेना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इसी के साथ कॉल कट हो गया। तन्मय धम्म से अपनी जगह पर बैठ गया और अपना सिर पकड़ते हुए बड़बड़ाया, ये सब क्या है? कौन सी फाइल, कौन से डॉक्यूमेंट मेरे पास आने वाले हैं? क्या सच में मुझे बेटी हुई थी, न कि कोई बेटा? नहीं, ये झूठ है। डॉक्टर ने तो मुझे यही बताया था। ये सब कैसे हो सकता है? जरूर ये कोई प्रैंक कॉल होगी। कोई मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, जरूर कोई मुझे परेशान कर रहा है, मुझे अच्छे से पता है। पर इस नंबर के बारे में मुझे पता लगाना होगा। ये कहकर उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल किया और नंबर देते हुए सख्त आवाज में बोला, पता करो। तन्मय ने सख्त लहजे में कहा, ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर है? क्योंकि इससे मुझे अभी बहुत ही गंदा प्रैंक कॉल आया है और मैं इसे हल्के में नहीं लेना चाहता। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया और खुद से बड़बड़ाया, पर अगर ये बात सच हुई तो? अगर सच में उस इंसान ने मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट भेजा तो मैं क्या करूंगा? और क्या वाकई मुझे बेटी हुई थी? क्या वाकई मेरी बेटी जिंदा है? इस वक्त तन्मय का दिमाग पूरी तरह से उलझ चुका था। वहीं दूसरी तरफ एक अपार्टमेंट में चिरंजीवी जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, फाइनली मैंने अपना काम कर दिया। अब बहुत जल्द वो तन्मय सूर्यवंशी बर्बाद होगा और मेरा सालों पुराना बदला पूरा होगा। तभी कमरे में आशी अंदर आए और बोली, अंकल, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। अगर आप बाहर जाएंगे तो लॉक कर दीजिएगा। अचानक आशी की आवाज सुनकर चिरंजीवी रुक गया और तुरंत सामान्य होते हुए बोला, हाँ बेटा, जरूर। आशी ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। चिरंजीवी ने खुद से कहा, शुक्र है इसने कुछ नहीं सुना, वरना पता नहीं क्या होता। इधर आशी कार ड्राइव कर रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक कार उसकी कार के ठीक सामने आकर रुक गई। आशी ने झटके से ब्रेक मारा और गुस्से से चिल्लाई, इडियट, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अपनी इतनी बड़ी कार मेरी कार के सामने क्यों रोकी? शायद तुम मरना चाहते हो। ये कहकर वो गालियां देने लगी, लेकिन तभी कार से एक इंसान बाहर निकला। उसे देखते ही आशी की आंखें बड़ी हो गईं और अगले ही पल वो हैरानी से बोली, सारांश। एपिसोड 127। अब आगे। अपने सामने सारांश की कार को देखकर और सारांश को बाहर निकलते देख आशी काफी ज्यादा हैरान थी। वो तुरंत अपनी कार से बाहर निकलते हुए बोली, सारांश, सारांश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन तभी सारांश सीधा उसकी तरफ आने लगा। सारांश को ऐसे अपनी तरफ आते देख आशी की दिल की धड़कन तेज हो गई। पता नहीं क्यों, पर उसे सारांश को देखकर अजीब फीलिंग होती थी। शायद इसलिए क्योंकि उसने उसके साथ रात बिताई थी, या फिर कुछ और उसे एहसास नहीं था। पर सारांश के आगे वो कमजोर पड़ जाती थी। हालांकि वो ऐसी कमजोर थी नहीं, लेकिन सारांश, ये कैसा इंसान था जो उसे कमजोर कर देता था? और इस वक्त जिस एक्सप्रेशन के साथ सारांश उसकी तरफ आ रहा था, आशी को काफी ज्यादा घबराहट होने लगी। उसने कसकर अपनी ड्रेस पकड़ ली, पर तभी सारांश एकदम से उसके नजदीक आ गया और उसे कमर से अपनी तरफ खींच लिया। सारांश, ये क्या कर रहे हो तुम? आशी ने घबराए आवाज में कहा। लेकिन तभी सारांश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए बोला, मुझे बेचैनी हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें कुछ हो गया, इसलिए मैं बस जल्द से जल्द तुम्हें देखना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता था। और फाइनली तुम सही सलामत हो। ये सुनकर आशी एक पल के लिए शॉक हो गई और दूसरे ही पल बोली, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे क्या होगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए तुम बेवजह की केयर मत दिखाओ। ये कहकर उसने उसे दूर किया तो सारांश ने सर्द आवाज में कहा, क्या तुम्हें ये बेवजह की केयर लग रही है? आशी ने अपनी नज़र चुराते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, मुझे लोगों की केयर बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आज तक कभी किसी ने मेरी केयर नहीं की। जो किया मैंने खुद से अकेले ही किया।
इसलिए अब जब कोई मेरी केयर करता है तो मुझे तकलीफ होती है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे चिढ़ होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए मेरे पास आ रहा है। तभी सारांश उसकी तरफ बढ़ा और उसे बाजू से कसकर पकड़कर बोला, जस्ट शट अप। अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो थोड़ा रुका, फिर गहरी आवाज में बोला, मुझे अच्छे से पता है तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम अकेले बड़ी हुई हो। तुम्हारे पास तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, तुम अकेले रहती हो, इसलिए तुम्हें किसी की केयर या देखभाल की आदत नहीं है। पर अब, उसने एक गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूँ। अब मैं तुम्हारी केयर करूंगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट करूंगा और तुमसे प्यार करूंगा। उसके आखिरी शब्द को सुनकर आशी का पूरा गाल लाल पड़ गया। ना चाहते हुए भी उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? तभी सारांश उसकी तरफ आते हुए बोला, क्यों? क्या तुम्हें अभी भी एहसास नहीं हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ? आशी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, इम्पॉसिबल। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जैसा कि मैंने कहा, लोग मेरे पास सिर्फ अपने फायदे के लिए ही आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें भी मुझसे कोई प्यार नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा चाहते हो। ये सुनकर सारांश गुस्से से बोला, मैं तुमसे कौन सा फायदा चाहता हूँ? तुम क्या सोचती हो, तुमने एक बार मेरे साथ जो रात बिता दी है, क्या मैं वही फायदा देख रहा हूँ? वो एक कदम और आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, लिसन, अगर बात लड़की की हो तो दुनिया में लड़कियों की कोई कमी नहीं है। मैं जिससे चाहूँ उसके साथ रात बिता सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। इसके पीछे कोई न कोई वजह होगी, पर शायद तुम अभी ये बात नहीं समझोगी, क्योंकि तुम अभी बहुत इमैच्योर हो। तुम अभी सिर्फ और सिर्फ 19 साल की हो। 19 साल में इतनी समझदारी नहीं आती। ये सुनकर आशी गुस्से से बोली, 19 साल की उम्र में मैंने पूरी दुनिया देख ली, और तो और पूरी दुनिया के रंग भी देख लिए। अब कुछ भी देखने को बाकी नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इमैच्योर हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मैच्योर तो कोई हो ही नहीं सकता। मैंने जितना टॉलरेट किया है वो दुनिया की कोई दूसरी लड़की सहन नहीं कर सकती। सारांश उसे ध्यान से देखते हुए बोला, आखिर ऐसा क्या किया है तुमने? क्या हुआ है, बताओ मुझे। ये सुनकर आशी की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए। वो कुछ भी नहीं बता सकती थी। वो नहीं बता सकती थी कि उसने अपने ये 19 साल किस तरह बिताए हैं। माँ बाप के होते हुए भी उनसे दूर रहना बहुत बड़ी बात होती है, खासकर एक लड़की के लिए, क्योंकि एक लड़की काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होती है। पर इमोशनल और सेंसिटिव होने के बजाय माँ बाप की दूरी ने उसे पत्थरदिल बना दिया था, इतना कि अब वो चाहकर भी पिघल नहीं सकती थी। सारांश ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो नीचे झुका और अपने हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हारा अतीत काफ़ी बुरा रहा होगा, इसलिए तुम ऐसे रो रही हो। लेकिन मैं वादा करता हूँ, तुम्हारे अतीत को तो मैं बदल नहीं सकता, पर तुम्हारा आज और तुम्हारा फ्यूचर जरूर बदल सकता हूँ। प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हें वाकई खुशी दूंगा, तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। पता नहीं क्यों, पर सारांश की बातों को सुनकर और उसकी आंखों में देखकर आशी को एक सच्चाई नजर आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे सारांश पर यकीन करना चाहिए। ऐसा एहसास उसे आज तक किसी के लिए नहीं हुआ था। यहाँ तक कि चिरंजीवी उसके साथ इतने सालों तक था, लेकिन उसके लिए भी उसे ऐसा फील नहीं हुआ था जैसा सारांश के लिए हो रहा था। तभी सारांश ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, तुम अभी शायद कुछ भी समझने की कंडीशन में नहीं हो। कोई बात नहीं, तो मेरी बाहों में आओ, तुम्हें रिलीफ मिलेगा। ये कहकर उसने आशी के बालों को सहलाना शुरू कर दिया। और ये बात बिल्कुल सच थी, जिस तरह का सुकून उसे इस पल में महसूस हो रहा था, वैसा शायद ही उसे किसी और के पास महसूस हुआ हो। सारांश की बाहों में उसे एक प्रोटेक्शन फील हो रहा था और वो बस चुपचाप वैसे ही खड़ी रही। पर तभी उसका फोन बजने लगा। कॉलिंग की आवाज सुनकर वो जैसे होश में वापस आए हो। उसने तुरंत सारांश को दूर धकेला और गुस्से से बोली, डोंट टच मी। तुम्हारा मेरे करीब भी मत आना। आई हेट यू। मुझे किसी से कोई प्यार नहीं करना, मुझे अकेले रहना है। जिंदगी भर मैं अकेले रही हूँ और आगे भी अकेले ही रहूंगी। सो जस्ट लीव मी, स्टे अवे फ्रॉम मी। ये कहकर वो तुरंत अपनी कार में बैठी और बिना कुछ कहे तेजी से कार दौड़ाते हुए वहां से निकल गई। सारांश बस उसे जाते हुए देखता रह गया। आखिर में उसने खुद से कहा, तुम्हारी आंखों में बहुत खालीपन है। तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं एक एक चीज अच्छे से सेटल करूंगा। तुम्हें वो खुशी दूंगा
जो तुम डिजर्व करती हो। ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। सुबह के करीब 9 बज रहे थे जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। उसी वक्त जन्नत रिधान के साथ खड़ी थी। दरवाजा खुलते ही वो तुरंत डॉक्टर की तरफ बढ़ी। डॉक्टर, मेरे डैड कैसे हैं? क्या वो पहले से बेटर हैं? वो ठीक तो है ना? जन्नत ने जियाउरा से पूछा। इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा, उन्हें एक मिनी हार्ट अटैक आया था, पर अब वो बेहतर हैं। उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा, पर कोशिश कीजिएगा कि अगली बार वो कोई स्ट्रेस न ले, क्योंकि स्ट्रेस लेने की वजह से ही ऐसा हुआ है। मिनी हार्ट अटैक का नाम सुनते ही जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत बोली, जी डॉक्टर, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर वहां से चले गए। तभी जन्नत ने रिधान की तरफ मुड़ते हुए कहा, रिधान, तुमने सुना? डॉक्टर ने कहा कि डैड को मिनी हार्ट अटैक आया था। उन्हें स्ट्रेस हुआ था, पर किस बात का? कहीं मेरी वजह से तो नहीं? क्योंकि मैंने उन्हें अपना डैड मानने से इनकार कर दिया था। शायद इसी वजह से हुआ है। वो घबराई हुई थी, उसकी आवाज कांप रही थी। रिधान, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं एक अच्छी बेटी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दुनिया की सबसे बुरी बेटी हूँ। तभी रिधान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसे शांत किया और नर्म लहजे में बोला, शुश, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अच्छी बेटी हो या नहीं, पर मुझे इतना पता है कि तुम एक अच्छी बीवी जरूर हो। इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि अगर तुम खुद को गलत समझती हो तो सही भी गलत लगने लगेगा। तुम उनकी बेटी हो, उन्हें तुमसे ये सब छिपाना ही नहीं चाहिए था। रिधान ने उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहा, बेशक मेरे डैड ने चाहे उन्हें ब्लैकमेल किया हो या फोर्स किया हो, एनीथिंग, आई डोंट केयर, पर अगर उन्हें तुमसे प्यार था, तुम्हारी फिक्र थी, तो उन्हें तुम्हें सच बता देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने फिर भी सब कुछ छुपा कर रखा। इसका मतलब यही है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रिधान की ये बात जन्नत को कहीं न कहीं बिल्कुल सही लगी। वो खुद को विक्टिम मान रही थी, लेकिन रमन भी पूरी तरह सही नहीं था। जब रमन को पता था कि वो उसकी बेटी है, और जब जन्नत को भी ये सच पता चल गया था कि वो सूर्यवंशी खानदान का खून नहीं है, तो फिर भी रमन उसे अपनाने के लिए आगे क्यों नहीं आया? ये सब सोचकर जन्नत के दिल में कड़वाहट सी भर गई। पर तभी रिधान ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर ले जाऊंगा, ताकि तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हो सके। ये सुनकर जन्नत तुरंत उससे अलग होते हुए बोली, नहीं रिधान, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अभी डैड को मेरी जरूरत है। रिधान ने सख्त आवाज में कहा, नहीं, तुम्हें अभी खुद को रेस्ट देने की जरूरत है। तुम्हारा मन बहुत ज्यादा थक चुका है, तुम्हारी बॉडी भी रिलैक्स नहीं हुई है। तुम बहुत ज्यादा परेशान और स्ट्रेस में हो चुकी हो। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, और वो रेस्ट मैं तुम्हें वेकेशन पर ही दिलवाऊंगा। उसने आगे कहा, जहां तक तुम्हारे डैड की बात है, तो मैं उनके आसपास काफी नौकर और गार्ड्स लगवा दूंगा। तुम उनकी फिक्र मत करो। ये सुनकर जन्नत ने भी सिर झुका दिया, क्योंकि उसे भी एहसास हो रहा था कि वो इस वक्त काफी ज्यादा डाउन फील कर रही थी, और शायद उसे वापस से हाई फील सिर्फ और सिर्फ रिधान ही करवा सकता था। इसलिए वो खुद ब खुद रिधान के सीने से लग गई। रिधान हल्के से मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर में रमन को होश आ गया। जन्नत रमन से मिलने के लिए अंदर गई। रमन की आंखों में आंसू आ गए, पर जन्नत ने धीरे से कहा, मैं आपको माफ कर चुकी हूँ, इसलिए प्लीज रोना बंद कीजिए। और मैं अब आपको अपने डैड के रूप में भी एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। ये सुनते ही रमन ने भावुक होकर कहा, थैंक यू सो मच बेटा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से तुम्हें अपनी बेटी कहूँ, क्योंकि शायद मैंने तुम्हें अपनी बेटी कहने का हक खो दिया था। पर मैं ये नहीं बता सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ ये जानकर कि तुमने मुझे माफ कर दिया। ये सुनकर जन्नत ने बस हल्का सा सिर झुका दिया। तभी रिधान अंदर आते हुए अपनी सख्त आवाज में बोला, अब मैं अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। वो अब मेरे साथ वेकेशन पर जा रही है। आपके आसपास मैं नौकर और गार्ड्स लगवा कर जा रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनसे कह सकते हैं। ये कहकर उसने जन्नत का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, लेट्स गो वाइफी, क्योंकि अब हमारे हनीमून का टाइम आ गया है। ये सुनकर रमन की भावें तन गईं और जन्नत का चेहरा लाल पड़ गया। और फिर कुछ ही देर में रिधान जन्नत को लेकर अपने प्राइवेट जेट से रवाना हो गया। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।